कक्षा 12वीं का तीसरा विषय, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 का विषय 3, बंधुत्व जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। इसका मतलब यह है कि ये हम पढ़ चुके हैं पिछले पाठ में। हम देखेंगे कि हम पिछले अध्याय में क्या पढ़ा हमने। 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का समय कितने वर्ष का समय हुआ? ये 1200 वर्ष। ईस्वी सन जब प्रारंभ हुआ उससे 600 साल पहले और 600 साल बाद, दोनों मिलाकर के 1200 वर्ष। तो ये 1200 वर्ष का समय था और इस 1200 वर्ष की अवधि में कितने राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए, इसके बारे में हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। मौर्य वंश की स्थापना हमने पढ़ी पिछले अध्याय में, और अशोक के बारे में भी हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है। प्रभावती, गुप्त, बाकाट वंश वगैरह वगैरह हम बहुत कुछ पढ़ के आए हैं। भूमि दान की प्रक्रियाएं, भूमि जुताई, सब कुछ पढ़ के आए हैं पिछले उसमें। तो हमने कितने आर्थिक और वो देखे। हमने देखा पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। कौन कौन से जीवन में? आर्थिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। इनमें से कुछ परिवर्तनों ने समकालीन समाज पर अपना प्रभाव छोड़ा। कुछ ऐसे परिवर्तन थे आर्थिक और राजनीतिक जिनने समकालीन समाज पर अपना प्रभाव छोड़ दिया। मतलब आज की समाज भी उस चीज को अपना रही है, राजनीतिक परिवर्तनों को और आर्थिक परिवर्तनों को। आज की समाज में भी उसको अपनाया गया है, जो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक हुए थे। वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हुआ। कौन से क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हुआ? वन क्षेत्र में। वन क्षेत्र जो थे, नाम भूल गए हम, रोशन सोनी हमें ये बताएंगे खेती कहाँ की जाएगी, कृषि कहाँ की जाएगी। जब वन को काटेंगे उसी भूमि पर तो कृषि करेंगे। पहले तो वन ही वन थे। ईसा पूर्व में तो जंगल ज़्यादा थे, बस्ती कम थी, जनसंख्या भी बहुत कम थी। तो भूमि के अधिकांश हिस्से पर, एक बड़े भूभाग पर वन ज़्यादा हुआ करते थे। तो वनों को काटकर क्या की गई? कृषि की गई। जब वनों को काटकर कृषि की जाने लगी तो कृषि उन्नत अवस्था में आई। कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ जिससे वहां रहने वाले लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन हुआ। शिल्प विशेषज्ञों के एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय हुआ। यानी जब कृषि होने लगी, वन काटे गए, कृषि का विस्तार हुआ, तो वहां के लोगों के जीवन में भी परिवर्तन हो गया। जो लोग पहले वन पर आधारित थे अब कृषि पर आधारित हो गए। जो लोगों के पास पहले आमदनी बहुत कम होती थी अब कृषि से ज्यादा आमदनी होने लगी, तो उनकी जीवन शैली में परिवर्तन होने लगा। शिल्प विशेषज्ञों के एक विशिष्ट सामाजिक समूह का उदय हुआ। और फिर क्या हुआ? शिल्प विशेषज्ञ, शिल्पकार जानते हो जिनको हम कारीगर या हाथ के कलाकार जिनको बोलते हैं, तो शिल्प विशेषज्ञों के एक विशेष समूह का भी उदय होने लगा। अब वस्तुएं ऐसी बनाई जाने लगी जो सुंदर थी। हम वस्तुओं की सुंदरता की ओर बढ़ने लगे, कला की ओर बढ़ने लगे। तथा संपत्ति के असमान वितरण ने सामाजिक विषमताओं को अधिक प्रखर बनाया। संपत्ति का असमान वितरण, किसी के पास बहुत पैसा, किसी के पास बहुत कम पैसा। तो जब संपत्ति का, इसी को कहते हैं संपत्ति का असमान वितरण। संपत्ति सभी के पास समान नहीं थी, क्योंकि उस समय मुद्रा भी प्रचलन में आ गई थी। 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी तक मुद्रा भी प्रचलन में आ गई थी। सोने के सिक्के बनाए जाते थे। और हम अनुज से पूछेंगे, एक सिक्के थे जिनका नाम था आहत, कैसे बनते थे? किसी भी चीज का जवाब शीघ्रता से नहीं देना चाहिए। जवाब देते समय बड़े धैर्य से पहले प्रश्न को सुनो और उतावले होकर जवाब मत दो, उसको समझो फिर जवाब दो। अक्सर गलती ऐसे ही होती है, उतावलेपन की। तुम्हें आता था, हमें पता है, 101% पता है कि तुम्हें आता था, लेकिन तुम भूले क्यों हो? जल्दबाजी में बताना। तो संपत्ति के असमान वितरण ने सामाजिक विषमताओं को अधिक प्रखर बना दिया।
समाज की विषमताएं मतलब समाज में समानता ना होना, ये विषमता थी। जो ज़्यादा प्रखर बन गई, प्रखर माने तीखी, नुकीली, तीखी बन गई विषमताएं। इतिहासकार इन सब प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्रायः साहित्यिक परंपराओं का उपयोग करते हैं, और इतिहासकार इन सभी प्रक्रियाओं को समझने के लिए साहित्यिक परंपराओं का प्रयोग करते हैं, साहित्य को समझने का प्रयास करते हैं। साहित्यिक परंपराओं का उपयोग करते हैं। कुछ ग्रंथ साहित्यिक व्यवहार के मानदंड से तय करते थे, यानी कुछ ग्रंथ ऐसे थे जो सामाजिक व्यवहार के मानदंड तय करते थे, समाज में लोगों को कैसे व्यवहार करना है, इन सबको इनके मानदंड तय करते थे। आपको कैसे पता कि समाज में हमें बड़ों का आदर करना है, छोटों से प्रेम करना है? आपको कैसे पता कि हमारे पूजनीय कौन हैं, हमारे स्नेही स्वजन कौन हैं, हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है? ये हमारी पत्नी है, ये हमारी माताजी हैं, ये हमारी बहन है। ये सब चीज़ें हमें किसने बताई? सामाजिक व्यवहारों ने। तो कुछ ग्रंथ सामाजिक व्यवहार के मानदंड तय करते थे, अन्य ग्रंथ समाज का चित्रण करते थे और कभी कभी समाज में मौजूद विभिन्न रिवाजों पर अपनी टिप्पणी भी प्रस्तुत करते थे। अन्य ग्रंथ समाज का चित्रण करते थे, समाज कैसा होना चाहिए, और कभी कभी समाज में मौजूद जो भी रीति रिवाज थी उन पर टिप्पणी भी कर देते थे कि ये रीति रिवाज सही नहीं है और ये गलत है। श्री कृष्ण ने महाभारत में बहुत सारे ऐसे रिवाज बताए जो गलत थे। हमारे समाज में विवाह के लिए मनीषियों ने बहुत अच्छी परंपराएं बनाई थी। 8 प्रकार के विवाह बनाए थे, लेकिन इसके बाद इनमें प्रथम 4 अच्छे माने गए, दूसरे 4 अच्छे नहीं माने गए थे। तो इनमें से भी जो अच्छे नहीं थे उनमें छीना झपटी ज़्यादा थी, जबरदस्ती विवाह कर लेना। श्री कृष्ण ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया। श्री कृष्ण ने 3 विवाह किए और तीनों में कभी बारात लेके नहीं गए लड़की वाले के यहां, अपहरण किए उन्होंने। तीनों हरण विवाह हैं श्री कृष्ण के, तीनों, चाहे वो रुक्मणी का हो, चाहे सत्यभामा का हो। जामवती उन्हें उपहार स्वरूप मिली थी, तो इसलिए तो उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ा। तो कुछ भी समाज में हुआ हो, उन पर कई ग्रंथों ने टिप्पणी की समाज के रीति रिवाजों पर। अभिलेखों से हमें समाज के कुछ ऐतिहासिक अभिनायकों की झलक मिलती है। हम देखेंगे कि प्रत्येक ग्रंथ किसी समुदाय विशेष के दृष्टिकोण से लिखा जाता था। जो भी ग्रंथ लिखे जाते थे समुदाय विशेष के दृष्टिकोण से लिखा जाता था। हम महाभारत को ले लेते हैं। महाभारत क्षत्रिय समुदाय विशेष के दृष्टिकोण से लिखा गया। क्षत्रिय समुदाय कैसे व्यवहार करते थे, आपस में लड़ते थे, परिवार में कलह होते थे, बड़े बड़े युद्ध हो जाते थे। ये भी बताया कि इनके पास बहुत सारी शक्तियां थीं। अर्जुन के पास ऐसी शक्तियां थी कि वो तीनों लोगों में विजय प्राप्त कर सकते थे, लेकिन पारिवारिक कलह के कारण सारी की सारी शक्तियां नष्ट हो गई। दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री उस समय द्रौपदी को माना गया था। सबसे सुंदर स्त्री कैसे बहुविवाह को प्रोत्साहित करती है। बहुपति विवाह आपने देखा, महाभारत में दिखाया गया है। बहुपति, एक स्त्री के एक से ज्यादा, मोर देन वन हस्बैंड, एक से ज्यादा पति जब एक स्त्री के होते तो उसको बहुपति विवाह कहते, और इसका प्रचलन महाभारत काल से हमें देखने को मिला है। दुनिया की सबसे सुंदर स्त्रियों में गणना थी द्रौपदी की, और इसके बाद भी उन्होंने 5 पतियों के साथ या 5 पुरुषों के साथ विवाह किया था। किसी समुदाय विशेष के दृष्टिकोण से लिखा जाता था। अतः यह याद रखना जरूरी हो जाता है कि ये ग्रंथ किसने लिखे, क्या लिखा गया है, किनके लिए इनकी रचना हुई है। इस बात पर भी ध्यान देना जरूरी है कि इन ग्रंथों की रचना में किस भाषा का प्रयोग हुआ था, इनका प्रचार प्रसार किस तरह हुआ था। हमें ये भी देखना होता है कि ये जो ग्रंथ लिखे हैं ये किस भाषा में लिखे गए और इनका प्रचार प्रसार कैसे हुआ, लोगों तक पहुंचे कैसे ये, तथा इनका प्रचार प्रसार किस तरह हुआ। यदि इन ग्रंथों का प्रयोग सावधानी से करें तो समाज में प्रचलित आचार विचार और रिवाजों का इतिहास लिखा जा सकता है। यदि हम इन ग्रंथों को सावधानी से पढ़ें, सावधानी से देखें, तो हमें पता चल जाएगा कि उस समय के समाज में कौन कौन से रीति रिवाज प्रचलन में थे, कैसे लोग अपना व्यवहार करते थे, इसका हमें पता चल जाएगा। आपको इस बात का शायद ज्ञान नहीं है, जब महाभारत टेलीविजन पर टेलीकास्ट हुआ था, महाभारत का रवि चोपड़ा, BR चोपड़ा और रवि चोपड़ा ने बनाया था महाभारत को, और उसका जब संस्करण इस पर टेलीविजन पर प्रसारित होता था नेशनल चैनल पर,
तो पता है लोग अपने घर में कैसे व्यवहार करने लगे थे। भैया श्री तो बाजार गए हैं, अब माता श्री से पूछना पड़ेगा। पिताश्री आ जाए तब हम उनसे बात कर पाए। यानी अपने बड़ों के नाम के साथ साथ श्री लगाना प्रारंभ कर दिया था। सामने नहीं लगाते तो पीछे लगाते थे, प्रत्यक्ष रूप से नहीं तो परोक्ष रूप से लगाते थे। लेकिन और पिताश्री क्या कर रहे हैं आपके, आज तो तुम्हारे भैया श्री बाजार में मिले थे, आपस में बातें होने लगती थी और ये श्री शब्द का प्रयोग चल गया। तो होता क्या है, जब भी हम किसी ग्रंथ के बारे में पढ़ते हैं, प्रचलित व्यवहार और रीति रिवाज भी प्रचलन में आ जाते हैं। उसके कैसे रिवाज थे, कैसे व्यवहार थे, ये भी सब प्रचलन में आ जाते हैं। उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक महाभारत का विश्लेषण करते हुए हम अपना ध्यान एक ऐसे विशाल महाकाव्य पर केंद्रित कर रहे हैं जो अपने वर्तमान रूप में 1 लाख श्लोकों से अधिक है और विभिन्न सामाजिक श्रेणियों या परिस्थितियों का लेखा जोखा है। यहाँ हम आपको बता दें, हमारे इस उपमहाद्वीप में अगर देखा जाए तो समृद्ध ग्रंथों में, समृद्ध उसको कहते हैं जिसमें सब कुछ हो, महाभारत विशेष स्थान रखता है। महाभारत की हम आपको थोड़ी सी कहानी बता देते हैं। महाभारत को पहले भारत, जया, आखिरी पर महाभारत कहा गया इस ग्रंथ का नाम। पहले इस ग्रंथ में 1 लाख से अधिक श्लोक नहीं थे, धीरे धीरे इसमें श्लोक जोड़े गए। पहले जया कहा गया इसको, इस ग्रंथ का नाम क्या था, जया, फिर भारत हुआ, फिर महाभारत, और धीरे धीरे इसमें श्लोक जुड़ते गए और जुड़ते जुड़ते 1 लाख श्लोक इसमें हो गए। तो इसका नाम पड़ गया शतसहस्त्री। महाभारत का एक नाम क्या है, शतसहस्त्री। शत माने 100, सहस्त्र माने 1000, 100,000 जिसमें श्लोक हो जाते वो 1 लाख हो जाते, तो इसका नाम पड़ गया शतसहस्त्री, महाभारत का नाम। तो महाभारत के अनेक नाम हो गए, ये हमने बताया, जया, भारत, महाभारत, शतसहस्त्री। और शतसहस्त्री नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं। और महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास के द्वारा की गई है। इसकी रचना किसने की है? महर्षि वेद व्यास ने की। इस ग्रंथ की रचना 1000 वर्ष तक होती रही। 1000 वर्ष तक लिखा गया इस ग्रंथ, 1000 वर्ष तक। अब कहोगे 1000 वर्ष तक क्या वेद व्यास जी थे? नहीं, धीरे धीरे क्रम इसका विकसित होता रहा। पहले इसमें इतने श्लोक नहीं थे, धीरे धीरे इसमें श्लोक जुड़ते गए तो ये धीरे धीरे बढ़ता गया। लगभग 500 ईसा पूर्व से इसमें निहित कुछ कथाएं तो इस काल से पहले भी प्रचलित थी। महाभारत की मुख्य कथा 2 परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण है। महाभारत में जो 2 कथाएं हैं, ये इसकी जो कथा है प्रमुख वो क्या है, 2 परिवार के बीच में जो युद्ध हुआ उसका चित्रण करना ही महाभारत का मुख्य उद्देश्य रहा है। इस ग्रंथ के कुछ भाग विभिन्न सामाजिक समुदायों के आचार व्यवहार के मानदंड तय करते हैं। यानी ये कुछ इसके श्लोक जो हैं इस ग्रंथ के, ये सामाजिक समुदाय तथा आचार व्यवहार के मानदंड तय करते हैं। हमारे आचार विचार क्या है, मानदंड क्या है, ये सब चीजें इसके कुछ भाग तय करते हैं। यदा कदा, यहां वहां, किंतु, हमेशा। यदा कदा का मतलब है किंतु, हमेशा। इस ग्रंथ के मुख्य पात्र इन सामाजिक मानदंडों का अनुसरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं। मानदंडों का अनुसरण व उनकी अवहेलना क्या इंगित करती है? महाभारत का एक परिदृश्य इसमें है, मृणमयी मूर्ति कला। मृणमयी मूर्ति कला मतलब एक मूर्ति कला दिखाई गई है, सजावट है, इसमें मिट्टी से बनाई हुई होगी। पश्चिम बंगाल में लगभग 17वीं शताब्दी में ये प्राप्त हुई है। हम पढ़ेंगे महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, यहां इसका आशय यह है, समालोचनात्मक संस्करण, इसका सीधा सीधा आशय है समालोचनात्मक। आप किसी की आलोचना करें और समालोचना करें, इन दोनों में बहुत अंतर है। आलोचना तो आलोचना होती है, बुरा निंदा होती है, लेकिन समालोचना हम उसके गुण और दोषों को बराबर रूप से प्रस्तुत करें, यह समालोचना होती है। दोनों पक्ष उसके हम उजागर करें, यह समालोचना होती है। तो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण,
ये संस्करण का मतलब है इसका एक ग्रंथ बनाया गया था, और इस ग्रंथ की रचना 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान V.S. सुखतांकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की गई महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण के लिए। और इसमें क्या हुआ था, अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया। अनेक विद्वानों ने महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया, मतलब इसके गुण और दोष दोनों ही बताए, इसमें क्या बुराइयां थी और क्या अच्छाइयां थी, दोनों चीजें समान रूप से उन्होंने बताई। संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाया। इससे जुड़े क्या क्या कार्य थे, इतने अधिकारियों को, इतने विद्वानों को क्या क्या काम करने थे महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने में। आरंभ में देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया। सबसे पहले क्या किया गया था, आरंभ में देश के विभिन्न भागों से विभिन्न लिपियों में लिखी गई संस्कृत की विभिन्न, आपको पता है भारत की जितनी भी भाषाएं, सब भाषाओं की जननी संस्कृत है। संस्कृत से ही अन्य भाषाएं बनी हैं। तो विभिन्न क्षेत्रों में संस्कृत कैसे लिखी जाती थी, तो उसकी लिखावट की जो पांडुलिपियां थी वो सब इकट्ठी की गई। महाभारत किस क्षेत्र में किस लिपि में लिखी गई है संस्कृत के अनुसार, उसको वहां से लिया गया। तो सभी पांडुलिपियों को एकत्रित किया गया। परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढ निकाला। और उन्होंने क्या किया, जैसे तमिल से महाभारत मंगवा ली संस्कृत पांडुलिपि में, उड़ीसा से मंगवा ली, कर्नाटका से मंगवा ली, इधर पश्चिम से मंगवा ली, हर जगह से इसकी जो जितनी भी संस्कृत पांडुलिपियों में इसका संस्करण हुआ था वो मंगवा ली। और उन्होंने एक चीज देखी कि इसके श्लोकों में समानता कहाँ है। पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढ निकाला। अंततः उन्होंने उन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए। उन्होंने जितनी भी महाभारत की पांडुलिपियां मंगाई, तो उन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे। ऐसे श्लोक उन्होंने सभी संस्करणों से ले लिए जो सभी पांडुलिपियों में थे। मतलब जितने भी महाभारत उन्होंने जिन भाषाओं की संस्कृत की मंगवाई थी, उन सब में से वो श्लोक चुन लिए जो सब में समान थे। और उनका प्रकाशन क्रमशः 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया। 13,000 पृष्ठों में फैला हुआ एक ग्रंथ बनाया उन्होंने और उसके माध्यम से इसका प्रकाशन किया, अनेक ग्रंथ खंडों में किया। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे, 47 ईयर्स, 47 वर्ष लगे इस परियोजना को पूरा करने में। कितना बड़ा काम था। सबसे पहले तो सुधा, हर पांडुलिपि को की महाभारत मंगाना, फिर उनका अध्ययन करना, फिर ये मिला लेना कि सारी महाभारत में सभी संस्करणों में एक समान श्लोक कौन है। पहले कंप्यूटर तो था नहीं कि कंट्रोल F दबाया और फट से ढूंढ लिया। पहले तो पढ़ना पड़ता था और देखना पड़ता था सभी में समानता कहाँ है। तो इस परियोजना को पूरा करने के लिए 47 वर्ष का समय लगा। इस पूरी प्रक्रिया में दो बातें विशेष रूप से उभर कर आई। पहली, संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में समानता थी। पहली बात तो यह आई कि संस्कृत के कई पाठों में अनेक अंशों में समानता थी। यह इस बात से भी ही स्पष्ट होता है कि समूचे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में यह समानता देखने में आई। यानी कि दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में यह समानता देखने को में उत्तर में कश्मीर, उत्तर में कौन सा है प्रदेश है कश्मीर, और दक्षिण में कश्मीर और नेपाल दोनों उत्तर में हैं, से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में यह समानता देखने में आई। दूसरी बात जो स्पष्ट हुई, वह यह थी कि कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेषण में
अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभर कर सामने आए। इन प्रभेदों का संकलन मुख्य पाठ की पाद टिप्पणियों और परिशिष्टियों के रूप में किया गया। 13,000 पृष्ठों में से आधे से भी अधिक इन प्रभेदों का ब्यौरा देते हैं। प्रभेद मतलब इन अलग अलग जो ग्रंथ प्रकाशित हुए इनमें क्या क्या भेद थे इसको स्पष्ट करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये प्रभेद उन गूढ़ प्रक्रियाओं के द्योतक हैं। प्रभेद का मतलब जो अलग अलग ग्रंथ लिखे गए इनमें जो भेद उत्पन्न हुए, अलग अलग जो अंतर है, ये प्रभेद हैं। और ये उन गूढ़ प्रक्रियाओं के द्योतक, गूढ़ का मतलब है रहस्यमय, प्रक्रियाओं के द्योतक माने परिचायक, उनको उजागर करने वाले हैं, जिन्होंने प्रभावशाली परंपराओं और लचीले स्थानीय विचार और आचरण के बीच संवाद कायम करके सामाजिक इतिहासों को रूप दिया था। यह संवाद द्वंद्व और मतैक्य दोनों को ही चित्रित करते। मतलब ये इस प्रकार के प्रभेद थे जिन्होंने प्रभावशाली परंपराओं, जो परंपराएं पहले से ही प्रभावशाली रही हैं, प्रभावशाली परंपराओं और लचीले स्थानीय विचार, लचीले स्थानीय विचार। इस महाभारत में कुछ लचीले स्थानीय विचार भी हैं, जैसे पुत्र मोह। धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में कहते हैं हाँ एक बार और जुआ हो जाने दो, द्यूत कीड़ा एक बार और हो जाने दो। उन्हें पता था कि हमारी पुत्र वधू का अपमान हुआ है भरी सभा में, इसके बाद भी वो पुत्र मोह के कारण वो एक बार फिर द्यूत क्रीड़ा की अनुमति दे देते हैं। तो स्थानीय लचीली परंपराएं थी, अपने लिए कुछ भी कर लो, अपने लिए कुछ भी परिवर्तन कर लो। विचार और आचरण के बीच संवाद कायम करके सामाजिक इतिहासों को रूप दिया था। यह संवाद द्वंद्व और मतैक्य दोनों को ही चित्रित करते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हमारी समझ मुख्यतः उन ग्रंथों पर आधारित है जो संस्कृत में ब्राह्मणों द्वारा उन्हीं के लिए लिखे गए। यानी कि ये कहते हैं कि इस सभी प्रक्रियाओं के बारे में हमारी मुख्य समझ उन ग्रंथों पर आधारित है जो संस्कृत में ब्राह्मणों द्वारा उन्हीं के लिए लिखे गए। लोग कहते हैं कि जो ग्रंथ थे वो संस्कृत में लिखे गए थे, संस्कृत भाषा का ज्ञान ब्राह्मणों को था और उन्होंने अपने लिए लिख लिया, उन्होंने इन ग्रंथों को अपने लिए लिखा। कुछ लोग तो कहते हैं कि ग्रंथों में ये लिखा है कि ब्राह्मण को दान करो, ब्राह्मण को भोजन करो। चूंकि ब्राह्मणों ने वो ग्रंथ लिखे हैं इसलिए उन्होंने अपने लिए दान और भोजन की व्यवस्था पहले ही करके रख ली, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। समाजशास्त्र में इस पर बड़ी चर्चाएं होती हैं, लेकिन क्या वास्तविकता है, क्या निष्कर्ष निकलते वो बात का वो है। लेकिन यहाँ पर भी वो कहते हैं ब्राह्मणों द्वारा उन्हीं के लिए लिखे गए। 19वीं और 20वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दों का अनुशीलन करते समय इन ग्रंथों को सतही तौर पर समझा। उनका विश्वास था कि इन ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा गया है वास्तव में उसी तरह से उसे व्यवहार में लाया जाता होगा। कालांतर में विद्वानों ने पाली, प्राकृत और तमिल ग्रंथों के माध्यम से अन्य परंपराओं का अध्ययन किया। इन अध्ययनों से यह स्पष्ट हुआ कि आदर्श मूलक संस्कृत ग्रंथ आमतौर से आधिकारिक माने जाते थे। जो संस्कृत के ग्रंथ थे इन्हीं को आधिकारिक माना जाता था। संस्कृत ग्रंथ में जो लिखा है लोग उसी को सही मानते थे, ऐसा विचार था। किंतु इन आदर्शों को प्रश्नवाचक दृष्टि से भी देखा जाता था। लेकिन कुछ लोग इन आदर्शों को, संस्कृत के आदर्शों को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते थे कि वास्तव में ये सही है या गलत है, इस दृष्टि से भी देखते थे। और यदा कदा इनकी अवहेलना भी की जाती थी, यानी इनकी यदा कदा इनकी अवहेलना भी की जाती थी। जब हम इतिहासकारों द्वारा सामाजिक इतिहासों के पुनर्निर्माण की व्याख्या करते हैं तब हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। अब हमारा आएगा बंधुता एवं विवाह। बंधुता एवं विवाह।